हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एंड दिस इज वैकुंठ मेहरा फ्रॉम पर्ल एजुकेशन क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो बेसिकली इससे पहले हमने जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नर्वस सिस्टम एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हमने प्लेलिस्ट में डाली हुई है यूट्यूब की चैनल में हमारी। तो आप अगला चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट, और ये क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर्स है। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हम प्लांट्स के जो रूट है, रूट हेयर्स हैं, वहां पे कैसे चीजें एब्जॉर्प्शन होती है, किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर होती है, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसे होती है, वो सारे प्रोसेस कैसे होती है, उसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, विदाउट एनी लेट तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम कवर करने वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद आपका इंपोर्टेंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे नीड ऑफ वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नीड ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट की अगर हम बात करूं तो बेसिकली क्या होती है ना, आपकी प्लांट में, जैसे बैकग्राउंड में आप एक इमेज देख रहे हो, प्लांट में क्या होती है, रूट की प्रेजेंट होती है, और रूट में क्या होती है, कई सारे आपका क्या होता है ना, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो बेसिकली आपका क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जब सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होती है ना, आपका वाटर ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, अगर हम जनरली अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें नियर अबाउट 65 to 70% आपका क्या होती है, वाटर का कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो उसमें हर एक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सब में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट अपने वाटर का रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है ना, वहां पे प्लांट में जो क्या होती है ना, मोस्टली सारे प्लांट में क्या होती है ना, आपका रूट हेयर प्रेजेंट होती है। जो रूट हेयर के कारण क्या होती है ना, बेसिकली वो अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिसके वजह से आपका क्या होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जिनके पास रूट हेयर नहीं होती है उनके पास माइक्रोब्स का एसोसिएशन होती है, माइक्रोहेजिक रूट होती है या कोरालोइड रूट होती है। ठीक है, तो वहां पे जैसे हम जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें, उनके पास रूट हेयर्स नहीं होती है। तो बट जो आपका यहाँ पे टिपिकली हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप मैंगो की ट्री की बात कर ले, नीम ट्री की बात करें, ऐसे प्लांट में क्या होती है कि आपका ऐसे रूट हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक टिपिकली अगर हम एक रूट हेयर के स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रूट हेयर के स्ट्रक्चर ये आपका एक एपिडर्मल सेल है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपका एपिडर्मल सेल है, और ये एपिडर्मल सेल जो है, दिस इज एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल का कुछ एक्सटेंशन है, कुछ मॉडिफिकेशन है, जो कि मतलब आपका यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो उसमें आपका प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ये आपका रूट हेयर कहा जाता है। इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे बड़ा सा एक क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे वैक्यूल देखने को मिलेगा इधर यहाँ पे। ठीक है, तो वैक्यूल देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एडेप्टेशन ऑफ रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर का ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए ताकि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इजीली हो सके। उसके लिए सबसे पहला जो एडेप्टेशन है दैट सेल वॉल जो है वो काफी थिन होना चाहिए, क्योंकि सेल वॉल अगर थिक हो जाएगी तो डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। सेकंड आपका क्या होनी चाहिए ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए। जो आपका रूट हेयर है उसके अंदर जो आपका सोल्यूशन है दैट शुड बी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होगा तो बाहर से चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो चीजें अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ह्यूज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़नी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं अपनी पाम की बात करूं, अभी इसका सरफेस एरिया कितना है, दिस साइड एंड दिस साइड, और ये साइड में जो है वो उसका सरफेस एरिया है। लेकिन अगर इसी चीज को मैंने अगर फिंगर्स को सेपरेट कर दिए तो अभी सरफेस एरिया ये तो था, ये तो पहले से था फ्रंट एंड बैक साइड वाला, बट ये जो है सरफेस एरिया क्या हुआ, अभी एड ऑन हुआ, तो जिसके वजह से अब यहाँ पे क्या हुआ ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा अगर स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता, ऐसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता तो फिर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होने के कारण सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ गई है, जिसके वजह से आपका क्या होंगे ना, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, ये एक्चुअली आपका टिपिकल एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर होती है। समझ आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कि प्लांट एक्चुअली आपका कौन से मेथोडोलॉजी से आपका वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल को एब्जॉर्प्शन करता है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कौन सा, आपका डिफ्यूजन। सेकंड आपका अपन बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस। थर्ड अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्बिबिशन, एंड फोर्थ हम बात करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये जो आपका जो तीन प्रोसेस है, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस आपका क्या होते हैं ना, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं।
एंड जो आपकी बाकी जो मतलब नीचे वाला जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का कंजप्शन नहीं होता है बट यहाँ पे एटीपी का कंजप्शन होती है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और ये जो आपका जो बाकी जो तीन जो ऊपर जो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड आपका इम्बिबिशन है, ये आपका कॉन्सेप्ट टाइप का होता है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला हम डिस्कस अभी करने वाले हैं किसके बारे में ना, आपका डिफ्यूजन। तो सबसे पहला देखते हैं अपन डिफ्यूजन। ठीक है, जब अपन डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक मतलब कोनिकल फ्लास्क हमने ली है, उसमें ड्रॉप ऑफ इंक हम डाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रही है, जो इंक है धीरे धीरे क्या हो रही है, पूरा स्प्रेड हो जा रही है उस पानी के अंदर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं तो वो पूरा रूम में फैल जाता है, या नेक्स्ट जो आदमी जो आपके कॉर्नर में जो मतलब पर्सन खड़े हैं तो वहां तक पहुंचती है, वो आपका क्या होता है, बेसिकली आपका डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स भी होता है, बट बेसिकली जो आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में होती है, उससे थोड़ा कम आपका किस में होती है ना, लिक्विड में होती है, एंड सबसे कम आपका किस में होती है, आपका सॉलिड में होती है। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो मतलब आपका क्या है, रूल है कि मतलब गैस में डिफ्यूजन का रेट सबसे फास्टर होती है, उसके कम आपका लिक्विड में होती है, उससे कम आपका क्या होती है, सॉलिड में होती है। ठीक है, तो बेसिकली तो डिफ्यूजन एक्चुअली अगर डिफाइन करने चले तो एक्चुअली डिफ्यूजन क्या होता है ना, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, इधर बिल्कुल है नहीं, तो यहाँ पे हायर से लो की तरफ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। समझ आई बात, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दिस इज अगेन पैसिव प्रोसेस। तो इसमें आपका क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख रहे हो हमने किया है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होती है। जैसे स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जो होती है ये आपका क्या होता है कि स्पेशल केस है। ठीक है, किसका ना, आपका डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, तो बेसिकली जो आपका कोई भी सब्सटेंस आपका ट्रांसपोर्ट होता है कहां से ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लो के डायरेक्शन में जा रहा था एनी सब्सटेंस, बट यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं था, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों जा रहे थे। बट अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस में क्या जाती है ना, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, एंड यहाँ पे जो आपका क्रॉस होने वाला है किसके थ्रू होने वाला है, मेम्ब्रेन के थ्रू जाने वाला है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन थ्रू, मेम्ब्रेन जब आपका क्या होंगे ना, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक इफ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आपका यहाँ पे कौन है ना, आपका वाटर है। ठीक है, तो वाटर आपका हाई कंसंट्रेशन से जब आपका लो कंसंट्रेशन में जाती है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कई सारे टाइप्स के होते हैं, मेम्ब्रेन आपका परमेबल वाला होता है, ठीक है, एक आपका सेमी परमेबल वाला होते हैं, एक आपका होता है सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एंड एक होता है आपका इम्परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि मतलब कोई भी सब्सटेंस इसके थ्रू अलाउ नहीं करने वाला है। सिलेक्टिवली परमेबल जो नेचुरली नहीं, मतलब आपका सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं। सेमी परमेबल आपका मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि हम सेमी परमेबल की बात करें, आपका सेलोफेन पेपर की बात करें, ठीक है, या हम पर्चमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, तो ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन की बात करें या आपका सेलोफेन पेपर की बात करें, ये सब आपका क्या होता है, सेमी परमेबल नेचर होता है, मींस दे विल अलाउ सम ऑफ द सब्सटेंसेस, नॉट ऑल, and permeable that allows everything that you have already studied in class 9, that is the cell wall. सेल वॉल जो होता है ये फुली परमेबल होता है, इसके थ्रू ये सारी चीजों को ये अलाउ करता है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन की हम बात करें, यहाँ पे जो आपका हाई टू लो कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाने वाले हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू व्हेन द सब्सटेंस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज पासिंग फ्रॉम अ हायर ट्रैवलिंग और transporting or crossing from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane, it will be called as osmosis. osmosis को define कैसे करेंगे, movement of solvent molecules from its region of higher concentration to its region of lower concentration will be called as osmosis. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने क्या लिया है, एक हमने लिया है यहाँ पे सेलोफेन पेपर का, एक मतलब क्या लिया है, देखो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बैग लिया है। ठीक है, तो जो बैग जो है ये किसका है ना, आपका सेलोफेन पेपर का है, ले सकते हैं, पर्चमेंट मेम्ब्रेन का भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने रखा है, क्या रखा है ना, आपका शुगर सॉल्यूशन को रखा है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन रख के यहाँ पे गांठ बांध दी है, और ऊपर से आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने क्या किया, पूरा मतलब सॉल्यूशन को भरा हुआ है। ठीक है, और इसको हम रख रहे हैं कहाँ पे, सिंपल वाटर मतलब प्लेन वाटर में रख रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर में हम रखें तो क्या होगा ना, डिस्टिल्ड वाटर जो अब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, आपका वाटर है, तो वाटर कहां से कहां जाने वाली है, वाटर यहाँ पे जो आउटर जो एरिया में जो प्रेजेंट है, जो बीकर में प्रेजेंट है, वाटर टोटली फ्री है, दिस इज नॉट एंगेज्ड विद एनी काइंड ऑफ
सल्यूट। तो जिसके वजह से ये आपका क्या होगा ना, मूव करेगा अंदर की तरफ, हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे जाएगा तो इसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिस वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो इनिशियल लेवल ऑफ वाटर था वो लेवल क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपका बता रहा है ऑस्मोसिस। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रही है, इनवर्ड यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वाटर का। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के ऑस्मोसिस को हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखो ये जो मेम्ब्रेन है आपका यहाँ पे, दिस मेम्ब्रेन इज व्हाट, दिस मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये आपका कौन सा मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसके थ्रू क्या हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपका कहां से कहां जा रही है, हाई टू लो कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में। जरा आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे ज्यादा हमने रख लिया सोल्यूशन तो इसमें तो वाटर ज्यादा होंगे। बेटा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें सोल्यूशन है तो इसमें वाटर क्या है, एंगेज्ड है, और यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे एंगेज्ड नहीं है। तो जिसके वजह से यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल सारे फ्री हैं, तो ये क्या करेंगे ना, हाई टू लो कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में क्या करने वाले, मूव करने वाले हैं। तो जिसके वजह से यहाँ पे लेवल जो है क्या होगा, राइज होगा। इनिशियल से फाइनल लेवल आप देख रहे हो, लेवल इंक्रीज हो रही है। समझ आ रही बात, ठीक है। जब आपका वाटर का इनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोऑस्मोसिस। जब वाटर का आउटवर्ड मूवमेंट होगी, अगर मान लो यहाँ पे की कंडीशन ऐसा ले लेते हैं, ये आपका एक बीकर है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेलोफेन पेपर का एक ट्यूब रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ कहाँ पे, बीकर के अंदर, और बीकर के अंदर मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं बीकर में रखता हूँ सोल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन यू कैन टेक, लाइक मैंने लिया यहाँ पे 5% NaCl, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या रखा, सिंपल वाटर मैंने रखा, ठीक है, H2O, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन है, तो जिसके वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा फ्री है, तो जिसके वजह से क्या होंगे ना, अंदर से बाहर के डायरेक्शन में आपका क्या होंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल मूव करने वाले हैं। समझ आ रही बात, इसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन आती है, एंडोऑस्मोसिस क्या होती है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है। एंडोऑस्मोसिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, एंड एक्सोऑस्मोसिस आउटवर्ड मूवमेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो आपका सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में लिया है, ठीक है। तो अगर उससे अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, सेमीपेरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसके अंदर अगर जा रहा है, इनवर्ड मूवमेंट है, उससे बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड मूवमेंट है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ये एक सेमीपेरियल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे रखा है, और इस साइड में हमने कुछ एक सोल्यूशन रखा है, इस साइड में हमने एक सोल्यूशन रखा है। ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये आपका क्या है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑब्वियस बात है, सेमीपेरियल मेम्ब्रेन जो होते हैं उनके थ्रू इतनी माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो जाएंगे कौन, सिर्फ आपका कौन जाएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, जिसके सिर्फ कौन जाएंगे ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो सिर्फ जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो इस साइड में जो आपका 1 2 3 4 5 सॉल्यूट है, इधर किधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। तो वहां पे क्या है ना, वाटर आपका क्या है, ज्यादा फ्री है, यहाँ पे वाटर क्या है, कम फ्री है। तो जिसके वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इधर है, मोर वाटर, यहाँ पे क्या है, लेस वाटर। तो जिसके वजह से मोर वाटर से लेस वाटर के डायरेक्शन में क्या होने वाली है, आपका वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करने वाले हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। समझ आ गई बात, ठीक है। और एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लाइक रेजिन्स। जैसे रेजिन्स को हम पानी में डाल देते हैं, रात भर भिगो देते हैं, तो क्या होती है, सुबह तक क्या होता है, फूल जाती है, ठीक है। तो क्यों फूला, क्योंकि जो रेजिन्स है उसके अंदर जो आपका सोल्यूशन है वो काफी कंसंट्रेटेड है, क्योंकि सूख चुका है, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स था वो तो इवेपोरेट होकर निकल गया, तो उसके अंदर जो आपका सोल्यूशन है वो आपका क्या है, काफी कंसंट्रेटेड है, और हमने पानी में डाला, टैप वाटर में डाला, टैप वाटर में उतना सोल्यूट होती नहीं है, तो जिसके वजह से अंदर का क्या है ना, हाइपरटोनिक हो गया, मोर कंसंट्रेटेड है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, हाइपरटोनिक। और जो लेस कंसंट्रेटेड होगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। बोले सर अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। तो जो आपका कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपैरेटिव क्वांटिटीज है, ये 3 कंपैरेटिव क्वांटिटीज हमारे सामने निकल के आते हैं, एक आपका हाइपरटोनिक, एक आपका हाइपोटोनिक, तीसरा आपका क्या है, आइसोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन जो हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा, अगर दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, तो उसको अपन बोलेंगे आइसोटोनिक।
और दो जो कंपेरेटिव सोल्यूशन है, कंपेयरिंग सोल्यूशन जो है, एक का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एक का कंसेंट्रेशन कम है। जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मान लो कंसेंट्रेशन ए सोल्यूशन का ज्यादा है किससे, ना बी से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हाइपरटोनिक बोलेंगे, एंड बी को हम क्या बोल देंगे हाइपो। हाइपो मतलब लेस, किसके कंपैरिजन में कम, किसके कंपैरिजन में ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी को हम कंपेयर कर रहे हैं। कभी भी हम सिंगल सोल्यूशन को रख के हाइपर या हाइपो नहीं बोल सकते हैं, हमें दूसरा सोल्यूशन हमें कंपैरिजन के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये जो तीन टर्म्स है ये आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब आपका टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हमने क्या किया, रेजिन्स को पानी में डाला। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेजिन्स के अंदर क्या था आपका, ना आपका कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन था, और बाहर जो है क्या है, फ्री वाटर है। अब क्या हुआ, अंदर से आपका वाटर, बाहर से आपका वाटर क्या होगा, रेजिन्स के अंदर आ जाती है, जिसके वजह से रेजिन्स क्या हो गए, स्वेल हो गए। तो इनवर्ड मूवमेंट हुई तो बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। समझे, स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स व्हेन केप्ट इन वाटर। सेकंड थिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा ना, वही जो ग्रेप्स हैं, जो यहाँ पे आपको ग्रेप्स दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, सर ये ग्रेप्स से रेजिन्स कैसे बनाई जाती है। ग्रेप्स से रेजिन आपका इस तरीके से बनाई जाती है, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस से बनाई जाती है। ऐसे किसी के पास समय नहीं होता कि उसमें सुई घुसा के उसे वाटर को निकाले, नहीं निकाल सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, चाशनी होता है, जो आपका मतलब शुगर सिरप है, हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, जो गुलाब जामुन जो होती है जिसके अंदर, वो हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सिरप के अंदर हम क्या करते हैं, इस ग्रेप्स को डाल देते हैं। तो जिसके वजह से ग्रेप्स के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती है, और ग्रेप जो आपका बाहर जो आपका जो सोल्यूशन है, जो चाशनी आपने डाला है, उसमें क्या है, कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है और वाटर कम है। तो इसलिए क्या करेगा ना, ग्रेप्स से आपका क्या करेगा, वाटर को खींच के बाहर निकाल देगा। तो जिसके वजह से जो ग्रेप्स थे वो आपका सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो जिसके वजह से श्रंकन ग्रेप्स, दीज आर कॉल्ड एज रेजिन्स। तो रेजिन्स का प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से हम करते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपका एक तीन टाइप के आपका सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो अगर आपको चाहिए आप वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या है ना, ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला है, ठीक है, ज्यादा कंसेंट्रेटेड वाला है। तो अगर ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे तीन डायग्राम हमने यहाँ पे बनाए, नीचे आरबीसी को हमने रखा है। अगर आरबीसी को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, ये मान लो आपका ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर क्या है ना, ब्लड है, और यहाँ पे आपका ये क्या है ना, आपका आरबीसी है, ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मान लो ब्लड आपका हाइपरटोनिक हो जाती है, मतलब मोर कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी के कंपैरिजन में, तो क्या होगा ना, वाटर जो है ना बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे होगा एक्सोऑस्मोसिस। सेम टाइम अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, ब्लड को हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, इधर बना देते हैं क्या, हाइपोटोनिक बना देते हैं, ठीक है। तो ब्लड को क्या बना देते हैं, हाइपोटोनिक बना देते हैं। अब क्या होने वाला है, बोलोगे सर अब बाहर कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, वाटर फ्री मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ डायरेक्शन में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। बट यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल है, इसलिए ये सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, when we put RBC in hypotonic solution या hypotonic blood या प्लाज्मा, then what will happen, it will burst after some time। अगर हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या कंडीशन होगी ना, ये श्रिंक हो जाएगा। तो फिर साइज इसका मेंटेन किस में होगा ना, वो होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। समझ आ रही बात, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हमने एनिमल सेल की बात कर ली, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे बर्स्ट होने को जा रहा है, इधर देखो, एंड आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो चुका है, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसका साइज मेंटेन रहेगा। ये तो आपका प्लांट की, एनिमल की बात है। अब बात करते हैं किसके ना, प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन दी जाती है व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आपको बताया गया सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उसका मतलब समझ लेना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये खुद हाइपर है। अगर आपको बता दिया कि सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो उसका मतलब जो साइटोप्लाज्म का जो कंसेंट्रेशन है, तो ये बाहर के जो प्रेजेंट सॉल्यूशन से कम है, तो मतलब खुद क्या है, हाइपोटोनिक है। समझ आ रही बात, ये दिमाग में रखना है चीज, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि हमने सेल को क्या किया ना, प्लांट सेल को हमने प्लेस किया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, जैसे आरबीसी का हुआ था वैसे यहाँ पे प्लांट सेल के साथ होने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा, उसका साइज एज इट इज मेंटेन रहेगा।
बट जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे, मैंने आपको बोला सेल को हाइपरटोनिक में डाल रहे हो, मतलब सेल के अंदर क्या है, मोर कंसेंट्रेशन नहीं है, लेस कंसेंट्रेशन है। आप कहां पे डाल रहे हो, हाइपरटोनिक में डाल रहे हो, मतलब खुद क्या है, हाइपो है। खुद अगर हाइपो है, समझ लेना कि यहाँ पे वाटर क्या है, ज्यादा है। अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो हाई टू लो डायरेक्शन में चला जाएगा, तो जिसके वजह से जो आपका प्लांट सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फ्लासिड कंडीशन आ गया। कौन सा कंडीशन आ गया, फ्लासिड हो गया। द सेल, प्लांट सेल बिकम फ्लासिड। अगर इसको अगर ज्यादा टाइम अगर ऐसे आप रख लोगे तो दैट विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, फ्लासिड से आगे क्या होने वाली है, प्लाज्मोलाइज्ड होने वाली है। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइज्ड आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो आगे चलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने प्लेस किया सेल को। सेल को कहां पे प्लेस किया, हाइपोटोनिक में। मैंने बोला था सेल को आपने प्लेस किया हाइपोटोनिक में, मतलब सेल खुद क्या है, हाइपर है। तो अगर खुद हाइपर है तो क्या करेगा, उसके खुद के पास क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन कम है, तो इसलिए क्या करेगा ना, बाहर से वाटर को अंदर खींच लेगा, तो जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका श्रिंक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्वेल कर जाएगी। बट यहाँ पे स्वेल होने के बाद बस्ट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जो है ना वो चीज को, मतलब जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, तो जिसके वजह से वो प्रेशर को हैंडल नहीं करने वाला। बट यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे प्रेशर वाली फैक्टर आ जाएगी, तो यहाँ पे जो आपका साइटोप्लाज्म है वो आपका प्रेशर इंपैक्ट करेगा, किसके ऊपर, एग्जर्ट करेगा, किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। उसको अपन बोलेंगे टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, टर्गर प्रेशर है। तो सेम टाइम सेल वॉल क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, ना आपका साइटोप्लाज्म के ऊपर। अदरवाइज अगर दोनों अगर मतलब इक्वल अपोजिट नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, सेल वॉल जो है ना शिफ्ट कर जाएगी, मूव कर जाएगी, बट मूव नहीं होती है, वो पे स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। क्यों इक्विलिब्रियम रहता है, इसीलिए क्योंकि जितना आपका टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, जितना साइटोप्लाज्म सेल वॉल के ऊपर एग्जर्ट करता है, उतना सेल वॉल साइटोप्लाज्म के ऊपर भी एग्जर्ट करता है, क्योंकि नहीं तो सेल वॉल आगे शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ आ रही बात, तो जिसके वजह से आप बस्ट होने का चांसेस है। इसीलिए जो आपका सेल वॉल जो आपका साइटोप्लाज्म के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। तो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो गई, वॉल प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है। टर्गर प्रेशर क्या है, व्हेन द सेल इज टर्जिड कंडीशन, जब टर्जिड कंडीशन होगा तब जाके, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये फ्लासिड है, तो जब इनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूअस होगा तो ये सेल क्या हो जाएगी ना, आपका टर्जिड हो जाएगा। अब जब टर्जिड हो जाएगी तो टर्जिड कंडीशन में जो प्रेशर जो आपका एक्सर्ट हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर बोलेंगे। समझ आ रही बात, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल is called as turgor pressure. Same time, what is wall pressure? The pressure exerted by cell wall on cytoplasm is called as wall pressure, and both are equal and opposite होते हैं, तो जिसके वजह से सेल आपका क्या होती है, स्टेबल रहता है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक आरबीसी का दिया गया है, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।